अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। पहले एसओसीआई सीखते हैं इग्नोरिंग आईएफआरएस 5 के नोट्स। यानी हो सकता है सवाल वाला कह दे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड। हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन हो सकता है, क्योंकि एसीसीए के सवालों के अंदर ये इग्नोर्ड होता है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको सवाल में कहा जाए कि आईएफआरएस 5 के डिस्क्लोजर इग्नोर करके फिर एसओसीआई बनाए, हो सकता है। तो पहले ये सीखते हैं, इसको मैंने केस 1 कहा हुआ है। डिस्पोजल के नोट्स में एसओसीआई जहां मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो उसमें केस 1 लिखा हुआ मैंने कि हम फिलहाल आईएफआरएस 5 के डिस्क्लोजर्स इग्नोर कर रहे हैं। डिस्पोजल में 4 सिनेरियोस पढ़े। एस से टोटली फारिग, एस से सादी इन्वेस्टमेंट, एस से एसोसिएट और एस से एस। तो एस से बिल्कुल ही फारिग। जिस साल का सवाल है, क्योंकि एसओसीआई का सवाल का फायदा ही तब है अगर उस साल में डिस्पोजल हुई है, तभी तो गेन लॉस वगैरह कैलकुलेट होगा। तो इसलिए जिस साल का सवाल हुआ करेगा उसी साल में ही कोई डिस्पोजल हुआ करेगा। और मजीद एसओसीआई को मुश्किल करना है तो मंथ्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। पहला सिनेरियो, सब्सिडरी थी, सब बेच दी यहां करके। एसओसीआई में बताएं क्या क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, बैलेंस शीट में भी मैंने ये बात की थी, हमारी और सब्सिडरीज हैं और हैं, तभी तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। बस कोई एक बेची है, क्या फर्क पड़ेगा। सब्सिडी थी, जीरो कर दी, क्या करें, नहीं होगी कंसोलिडेशन। एसओसीआई फॉर द ईयर होती है, तो यहां से यहां तक बिल्कुल होगी कंसोलिडेशन। जिस तरह ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडी खरीदी हो तो जितने महीने सब्सिडी रही उतने की होती है ना कंसोलिडेशन। तो जितने महीने सब्सिडी रही थी उसकी होगी कंसोलिडेशन। इतने ही महीनों की एनसीआई की वर्किंग भी होगी, और इसके बाद यहां होगी कंसोलिडेशन नहीं। और क्या होगा, जो पेरेंट ने शेयर्स बेच के प्रॉफिट अदर इनकम बनाया हुआ है वो रिवर्स कर देते हैं, अदर इनकम या ओसीआई जहां भी बनाया हुआ है, और जो अपना गेन ऑन डिस्पोजल है वो ले आते हैं। ये है पहला सिनेरियो। पहला सिनेरियो पढ़ लें, नोट्स में पहला सिनेरियो पढ़ लें। एनसीआई का तो प्रॉफिट देखें, अगर हम एस को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो फिर उसमें एनसीआई का हिस्सा है ना, तो एनसीआई की वर्किंग होगी, यानी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई आएगा। जिस तरह इस साल खरीदा होता है तो इतने महीने का प्रॉफिट लेके एनसीआई का हिस्सा लेते हैं, तो अब भी इतने महीने का प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा आएगा। पहला सिनेरियो होके एसओसीआई का क्वेश्चन दिया हुआ एक, पढ़ लें, उसका पार्ट ए करते हैं। नोट्स में एसओसीआई का एक मास्टर क्वेश्चन आ रहा है, वो पढ़ लीजिए, उसको करता हूं बोर्ड पे सॉल्व।
है बैलेंस शीट में कहां जाएगा? बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि ईयर एंड पे एनसीआई नहीं है, लेकिन वो जो नहीं गेन और डिस्पोजल निकालते हुए हम एनसीआई डीरेकग्नाइज करते हैं तो उसको डिस्पोजल डेट तक लेते हैं ना, तो वो डिस्पोजल डेट तक तो लिया होगा ना, ये वो है। पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, पीबीटी, टैक्स और पैट और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी। पी क्या है? अल्फा। और एनसीआई, और एनसीआई की वर्किंग 1, और 2 सब्सिडरीज हैं, एक ब्रावो है और एक चार्ली है। ब्रावो की सब्सिडरी तो पूरा साल सब्सिडरी रही, तो इसका पैट पूरा कितना? 23,000। और सी कितने महीने रही? 6 महीने, तो उसका पैट आधा आएगा। अच्छा, ये कौन से 6 महीने? डिस्पोजल से पहले वाले के बाद वाले? पहले वाले, जब ये सब्सिडरी थी। तो कंसोलिडेट करूंगा अल्फा की पूरी सेल्स कितनी? 250, ब्रावो की पूरी सेल्स और चार्ली की आधी सेल्स। ये आधी है? 60, बल्कि 126/12। कॉस्ट ऑफ सेल अल्फा की पूरी 160 प्लस ब्रावो की पूरी 110 प्लस चार्ली की 90 इंटू 6/12। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25 प्लस 13 प्लस 12 इंटू 6/12। अदर इनकम 40 प्लस 7 प्लस 6 इंटू 6/12। टैक्स 30 प्लस 11 प्लस 9। बी सब्सिडी पूरी और सी आधी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या करें? कोई नहीं है? तो कब खरीदा था इसको? तो ये यही वाली फिर हमारे काम की है 4800 और 4 साल इसकी, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हो जाएगी यहां से लेस। $4800 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन हम 6 महीने कर रहे हैं कंसोलिडेट। कितना? 600 और इसको ले आते हैं यहां।
जो पी ने शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाया हुआ है वो रिवर्स कर देते हैं। पी ने शेयर्स खरीदे कितने के थे? 80,000 के, और बेच कितने के दिए? 35 पर शेयर। तो 4,000 में से 80% 3200 खरीदे थे, और 80,000 डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड बाय क्या करना है, अदर इनकम से निकाल देते हैं। $80,000 की खरीदी थी और 3200 शेयर्स थे, 35 का एक बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? बल्कि उल्टा कर दिया मैंने, जी 32,000। तो ये 32,000 हम यहां से निकाल देते हैं। और सब्सिडरी बेचने का गेन ले आते हैं। कंसिडरेशन रिसीव्ड, हमने बेचे हैं 3235 रुपए के, 12,000 लेस नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज्ड। कैपिटल कितना? 40,000। रिटेन अर्निंग्स कितनी रिटेन अर्निंग्स? 48 थी तब, तो 1.5 साल गुजरा है ना, तो 48 प्लस पिछले साल का प्रॉफिट कितना? 12, और इस साल का 7.5। क्या? कहां पर? करंट ईयर का? नहीं, ये 19 है। ये अपडेट आपको तो पीडीएफ फाइल में सही लिखा, अभी मैं ठीक कर लेगा, आपको सही मिलेगी फाइल। आप लोग 2019 कर लें। जी हाँ जी, कितना हो गया? 67,500। और सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं,
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 4800 लेकिन माइनस 1.5 साल, तो 1 साल की 1200 इंटू 1.5 साल, $3,000। और इतने सवाल कर लिए यार, अब तो 7वीं दफा तो निकाल रहा हूं मैं। गुडविल, सातवीं दफा नहीं, गुडविल, गुडविल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 80,000। और एनसीआई प्रोपोर्शनेट, अच्छा चले प्रोपोर्शनेट। और उस वक्त इसके नेट एसेट्स थे, कैपिटल था 40, रिटेन्ड अर्निंग्स थी 48, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 48, $92,800 और इसी का कितना 20%, 18560। तो गुडविल थी 5760। चले 7वीं नहीं 5वीं दफा 4थी दफा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो जी क्या चीज कर सकते हैं यानी इन्वेस्टमेंट प्लस जो हमारा हिस्सा है, बिल्कुल कर सकते हैं। और टैली होगा आंसर। असल में ये तरीका जो है ना, ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, तो इसलिए तरीका रखा हुआ ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप जो कह रहे हैं। ये एक तरीका और है, बल्कि दफा करें ऐसी फितना फैलेगा। छोटा तरीका है। बेशक एनसीआई नहीं निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर कैश फ्लो का सवाल हुआ और और अगर चेंजेस इन इक्विटी का सवाल हुआ तो मैं एनसीआई की फिगर चाहिए, तो वो यहां निकाली होती है हमने। वो तरीका ठीक है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे अगर कोई जानना चाहे तो तरीका ये बताया कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट जिस तरह इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट होती है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी प्लस उसके बाद जो जो हमारा हिस्सा बनता गया अदर रिजर्व में, रिटेन अर्निंग में, वो ऐड कर दें, तो वो यही बनेगा जो इस टोटल में से एनसीआई माइनस करके निकलेगा। जो इस पूरे डब्बे का टोटल बनेगा ना, जो यहां लेस करूंगा, वो ऐसे भी बन सकता है कि हमारी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट प्लस पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा, तो यही फिगर बन जाएगी। ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, वरना स्टैंडर्ड की वर्डिंग के हिसाब से तरीका ही है। एनसीआई एक्विजिशन वाली वैल्यू 18,560 और रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा देखिए, अब रिटेन अर्निंग्स का क्या कर रहा हूं, चूंकि प्रॉपर एनसीआई की वर्किंग तो बैलेंस शीट में तो हुई होती थी ना, जिस पे ये प्रॉफिट लगाने हैं, ये जो रिटेन अर्निंग में एनसीआई का हिस्सा लगाना है, वो हमने बैलेंस शीट के सवाल में तो किया होता था सॉल्व। जैसे भी जो मैंने पिछली क्लास में सवाल सॉल्व किया था, उसमें मैंने एमएल 80% वाला कॉलम अलग से बनाया हुआ था, तो वो फिगर यहां लगा लेते, लेकिन 80% 60% पता नहीं,
तो वो बैलेंस शीट में वर्किंग की होती, यहां नहीं की हुई, तो कैसे बनाऊं ये फिगर? कर लें, ब्रैकेट में कर लें वर्किंग, यानी आज की रिटेन अर्निंग ये है 675, इसमें से प्री माइनस कर दें ये, लेकिन ये तो सादी सादी सी एस की फिगर उठाई है हमने, ये एडजस्टमेंट करनी है। देखें ये फिगर सिर्फ एस की उठाई है कि एस की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग इतनी आ रही होती, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तो डालनी है ना। तो इस वक्त एस की रिटेन अर्निंग ये आ रही है माइनस प्री, आप समझे बैलेंस शीट में हम वर्किंग वाला कॉलम बना रहे हैं, तो वो जो बैलेंस शीट में वर्किंग वाला कॉलम बना रहे होते उसमें रिटेन अर्निंग क्लोजिंग वाली फिगर लिखते, माइनस प्री करते और माइनस एक्स्ट्रा डेप्शन करते हैं ना, तो वो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं। ये वो बैलेंस शीट की वर्किंग में ऐसे कर रहे होते कि पहले मैं 67,500 लिखता, उसके नीचे 48,000 माइनस करता और फिर एक्स्ट्रा डेप्शन माइनस करता, तो वो मैंने ऐसे कर दिया। और एनसीआई का हिस्सा है कितना? 20। 3540, तो ये माइनस करेंगे तो इस डब्बे का टोटल हो जाएगा 94160। ये ठीक है, जी 17840, ये है गेन ऑन डिस्पोजल, ये यहां पर हम शामिल कर देंगे। अदर इनकम में शामिल कर दें वो भी ठीक है, बेहतर है कि इसको फेस पे अलग से दिखाया जाए, बेहतर यही है, अफजल है कि इसको फेस पे अलग से दिखाएं, यानी अदर इनकम का हिस्सा बनाने की बजाय अलहदा से दिखा दें, लेकिन अदर इनकम में डालने को इतना बड़ा मसला नहीं है। और बस लपेटें इसको। ये कितना है? बी में कितने शेयर हैं हमारे? ये वाला 13 बस है। ये 8 और
2200 और इनका ग्रैंड टोटल हो गया 10,580। सेल्स 460, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,15,000, जीपी 145, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 44, अदर इनकम 'पीबीटी' $90,740, 10,580। अच्छा, क्लास एंड करके भूल ना जाऊं इसलिए अभी बता देता हूं। एक और पीडीएफ फाइल अपलोडेड है आपके पास, एक और प्रिंट होगा चेंजेस इन इक्विटी, वो खोलें और फिर अभी बता देता हूं, फिर जहन से ना निकल जाए। अब ये मुकम्मल चेंजेस इन इक्विटी है। पहले मैंने आपको दी थी ये डिस्पोजल एक्विजिशन पढ़ाने से पहले, और उसमें मैंने ये मकड़ियां लगाई थी डिविडेंड पे और पता नहीं किस पे, हाँ शेयर इशू पे, डिविडेंड पे और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम वगैरह पे लगाई थी। वो बातें बता चुका, अब नई बात बता रहा हूं। तो ये मकड़ियां नई की बताई हुई है। किस किस पे लगाई है मकड़ी मैंने? परचेज और सेल। जब हम सब्सिडी खरीदते हैं तो नई एनसीआई क्रिएट हो जाती है ना, और जब बेचते हैं तो खत्म हो जाती है एनसीआई। तो ये वो दो फिगर, और ये दोनों एनसीआई में आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। सब्सिडी का फॉर द ईयर खरीदना, यानी इस साल एक्विजिशन हो और इस साल अगर बेची जाए सब्सिडी, तो फिर ये एनसीआई वाले कॉलम के अंदर परचेज और डिस्पोजल आ जाएगी। बल्कि हाँ, एक चीज और आनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं लिखी, जुबानी बता देता हूं, बीच में एडजस्ट कर लें। अगर हमने S2S खरीदा बेचा है तो वो अदर रिजर्व में एक चीज आ रही होगी ना, अदर रिजर्व में एक चीज आ रही होगी। तो वो अदर रिजर्व्स के अंदर ये जो, वो चूंकि अदर रिजर्व्स की एडजस्टमेंट होती है, वो एसओसीआई में नहीं आ रही होती, तो वो अलहदा से आनी चाहिए। बल्कि चले मैं डाल की प्रिंट दे देता हूं, ऑनलाइन वालों को जो पीडीएफ अपलोड करूंगा तो डाल देता हूं मैं उसमें। देखें, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तो वो है ना जो एसओसीआई से वहां गई है। तो ये जो गेन ऑन डिस्पोजल वगैरह है वो तो हो गया कवर इसके अंदर, लेकिन जो हम लोग एडजस्टमेंट इन इक्विटी करते हैं अदर रिजर्व्स के अंदर, वो तो सिर्फ इक्विटी के अंदर की चीज है, वो यहां पर और डाल लें, एक्विजिशन के सामने भी और डिस्पोजल के सामने भी। आपके पास जो प्रिंट है उसमें कर लें, आपको मैं पीडीएफ नहीं दे देता हूं। अच्छा, अब ये जो एनसीआई वाले कॉलम के अंदर परचेज के सामने पॉजिटिव लिखा हुआ है और डिस्पोजल के सामने नेगेटिव लिखा हुआ है। बेशक मैंने नीचे अंग्रेजी लिख दी है क्या है, लेकिन वैसे अंग्रेजी पढ़े बगैर खुद भी सोचें तो ये क्या होंगी फिगर्स। एनसीआई के कॉलम में परचेज ऑफ सब्सिडी के सामने पॉजिटिव आ रहा है और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी के सामने नेगेटिव आ रहा है, ये क्या फिगर्स होंगी? मतलब कौन सी फिगर लिखेंगे? सवाल अगर इसी सवाल में अगर होता तो हम कौन सी फिगर लिखते हैं?
अगर हम इस साल में सब्सिडी खरीद रहे हैं तो एनसीआई नई क्रिएट हो रही है, कौन सी? ये वाली, ये नई क्रिएट हो रही है ना, ये लिखेंगे परचेज के सामने। और अगर इस साल कोई सब्सिडी बेची है तो वो ये डीरेकग्नाइज हो रही है, ये पूरा जो नीले है ना दोनों, ये। तो अगर इस साल को सब्सिडी खरीदी गई है तो वो जो हम लोग गुडविल की वर्किंग में ये फिगर लिखते हैं, ये आएगी वहां पॉजिटिव। और अगर इस साल को सब्सिडी बेची गई है तो ये जो इस डब्बे के अंदर ये एनसीआई वाला पोर्शन लिखते हैं हम, ये पूरा मिला के ये वहां नेगेटिव आएगा। ये मैंने नीचे लाइन लगा के यही अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की है। वो तो है ना, वो तो ये होती है, वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सामने। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैंने जो वादा किया है पूरा कर दूं, मैं फाइल नई कर दूं अपलोड। एक मिनट पॉज करना, मैं वो फाइल बना दूं, फिर ध्यान से निकल जाएगा। दूसरा सिनेरियो, ये डिस्पोजल डेट है। पहले हमारा एस था, फिर वो कम होके ए रह गया। क्या करें सवाल में? इस पोर्शन की कंसोलिडेशन होगी, एनसीआई भी होगी, प्रॉफिट जो सेल ऑफ शेयर्स का रिकॉर्डेड है वो रिवर्स होगा, जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी है वो आएगा, और इस पोर्शन की वो शेयर ऑफ पैट फ्रॉम एसोसिएट और शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। पढ़ लें नोट्स में दूसरा सिनेरियो। अरे हाँ, चलो तीसरा भी हो गया। दूसरा, सब्सिडी से सादी इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होगा? हाँ जी, ये तो वही जैसे इस सवाल में हुआ। और उसके बाद चूंकि वो सादी इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है ईयर एंड के ऊपर IFRS 9 वाला फेयर वैल्यू गेन आ जाए, हो सकता है डिविडेंड आ जाए, तो वो यहां अकाउंट फॉर होगा। तो दूसरा और तीसरा सिनेरियो डन। पार्ट बी, सवाल का पार्ट बी, यहां पर क्या चेंज होगी? आप तो दोबारा करेंगे इसको, सोल्यूशन मैंने कोई नहीं दिया है तो आप तो करेंगे नोट, मेरे पास तो सहूलत मौजूद है, आप तो नोट करेंगे। बताएं कहां चेंज करूं? पार्ट बी कर रहा हूं सवाल का सॉल्व। अब एसओसीआई वाले क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व करने लगा। पार्ट बी कहां चेंज करूं? ये चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज आएगी, ये नहीं, इस पे चेंज नहीं आएगी। एनसीआई वाला काम तो वैसे ही रहेगा। तो गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा, अब हमने कितने शेयर्स बेचे हैं सिनेरियो बी में? 3200 थे हमारे पास, 2800 बेच दिए। कितने का बेचा? एक
35 का। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड हो गई 98,000 और अब चूंकि हमने थोड़ा सा रख लिया तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड। कितने शेयर्स रख लिए? 400। कितने का? एक 34 13600 और गेन ऑन डिस्पोजल बन गया अगर आपने पूरा सवाल नहीं नोट करना, मौत पड़ती है तो कोई बात नहीं, ये वर्किंग कम से कम नोट कर लें और ये अंग्रेजी लिख लेना कि एसओसीआई में सिर्फ कहां कहां फर्क पड़ेगा, बाकी सब वही रहेगा। वन 7,440 2800 शेयर्स बेचे हैं 98,000 के। एक खरीदा कितने का था? या चले ऐसे कर लें 80,000 इंटू 2800 ओवर 3200 70 28,000। एनसीआई यही रहेगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर जो उसके इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में थे ये वो है, और गेन ऑन सब्सिडरी की डिस्पोजल ये आ गया। एसओसीआई के फेस पे बाकी सब ऐसे ही है। अदर इनकम में देखें, जो इसने अपने शेयर्स बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था वो माइनस, जबकि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी ये ऐड कर लिया। और इस सवाल मैंने पिछले सवाल में लिख दिया था, कॉस्ट यहां नहीं लिखा, चले ज़बानी बता देता हूं। इसने वो IFRS 9 वाली एडजस्टमेंट नहीं की हुई, लेकिन रखना इसने इसको फेयर वैल्यू पे। सवाल की कमी समझ ले, मैंने नहीं लिखा सेंटेंस, लेकिन असल में आपको सवाल में लिखा मिल जाना चाहिए कि जो 400 शेयर्स रख लिए हैं वो अब सादी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो IFRS 9 पे फेयर वैल्यू पे अपडेट होनी है, जो कि होनी होती है, यानी इसमें हमारे लिए कुछ चॉइस नहीं है, जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है वो करनी ही करनी है फेयर वैल्यू पे अपडेट। तो सवाल में ये बताया जाएगा कि क्या उसने अपनी बुक्स में ऑलरेडी कर ली है कि नहीं की है। बताना चाहिए था मुझे सवाल में, तो नहीं की है, अब कर देते हैं। 400 शेयर्स रखे हुए हैं, उस वर्किंग में हम 34 तक तो ले आए, अब मजीद 34 से आगे 36 तक ले जाना है, तो 800 का वो भी गेन आ जाएगा। जो 400 शेयर्स रिटेन्ड हैं IFRS 9 के मुताबिक उनको फेयर वैल्यू पे करना ही करना है। और शेयर्स की इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L होती है कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI? P&L। तो उसकी फेयर वैल्यू गेन यहां पर आएगा। सवाल में लिखा होना चाहिए था कि ये इसने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया है कि नहीं किया, तो नहीं किया, ये वो आ गया। बाकी सारी चीजें वही है। अदर इनकम देखिए क्या बन गई। 4024 ठीक। पीबीटी हो गया 14, अच्छा 140640। टैक्स है 4, 2 दफा 5, 2 दफा 0 और 95140। दस 580 84560। ये पार्ट बी का आंसर हो गया।
रिटेन अर्निंग का हिस्सा वही उसी सवाल पे होगी। अच्छा दोबारा ट्रांसफर कर दिया। अब जब हम नेट डिस्पोजल गेन की कैलकुलेट करते हैं उससे एडवर्स करते हैं केवल ऐड करते हैं एट द एंड जो डेरिवेटिव में गेन चला गया वो सेम हुआ। हां तो ये करते हैं। हां सही है। एसएफपी में करने की जरूरत है। एसएफपी में सवाल में तो आपने करके दिखाना है ना। लेकिन सवाल में तो आपने करके दिखाना है ना, इसके नंबर है। सवाल में तो आपने कैलकुलेशन करनी है। देख मैंने कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं है, मतलब मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सब कंसोलिडेशन की है वो तो सादी सी थी, छोटी सी सब्सिडी थी उसको कंसोलिडेट कर दिया। प्रैक्टिकली ये नहीं देखा हुआ कि ये डिस्पोजल क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट वो तो एसओसीआई में ही होगा। मुझे इफेक्ट डालना वो तो आने वाला था। हाँ जी लेकिन सवाल में तो उसके नंबर है ना भाई, गेन निकालना है कैलकुलेट करना है तो सवाल में तो नंबर है ना उसके। एसओसीआई के लिए भी है, एसओएफपी में भी है, आपने रिटेन अर्निंग में तो डालना ही है ना वो। अरे भाई उस कैलकुलेशन के नंबर है ना, एग्जामिनर ने चेक करना है कि आपने गेन ऑन डिस्पोजल सही निकाला कि नहीं निकाला। सिनेरियो बी पार्ट बी। पार्ट सी ये जरा बोर्ड की सैर करा देना, मैं फिर बताऊं। करा दूं पार्ट सी। अब सिनेरियो सी में क्या हो रहा है, कुछ अर्सा सब्सिडी कुछ अर्सा एसोसिएट, तो ये वाले कॉलम तो वही रहेंगे। यहां क्या लिखा था 23,000, यहां 7.5 और अब बाकी 7.5 यहां आ जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ था 600, यहां क्या आएगा 600 या नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। एसोसिएट का रिश्ता जब बन रहा है तो फिर दोबारा वो दिया ना 4,000, रिमेनिंग लाइफ 2.5 साल इंटू 6 800। ये 23, ये 69, 67, 20 नहीं 40, 20। एसोसिएट कितने पे बच गया 30। $9,200 1380। तो एनसीआई तो अब भी वही है
एसोसिएट हो गया 20। ये पूरा एनसीआई नहीं है, ये मैंने कॉलम यही बना दिए, लेकिन ये एनसीआई के साथ साथ एसोसिएट भी है। ये एसोसिएट है, दीवार बना देते हैं बीच में। कितने शेयर्स बेचे? यानी 2000, और एक कितने का बेचा? 35 का। कितने हो गया? 70,000। 70,000 इंटू 2000 ओवर 3200। 20,000। और जो बाकी बच गए 1200, वो 34 के। $4,800। तो गेन ऑन डिस्पोजल हो गया 16640। बीस निकाल दिया, 1664 डाल दिया, और डिडक्शन कौन सी? 800 वाली डिडक्शन आएगी यहाँ पे इस पे? नहीं, वो सिर्फ इसका हिस्सा निकालते हुए वर्किंग में आती है बस। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, $2010। और ये अदर इनकम क्या बन गई? 4640। पीबीटी, टैक्स और पैट। टैक्स वही है 45500। एमसीआई भी वही है 10,580। वन 4905 103,550 92970। टैक्स वाला ब्रैकेट बता दें दोबारा।
जल्दी 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 जल्दी। लास्ट सिनेरियो, एस को बेच के भी एस ही है, बस ये कि 80 से 70 पे आ गए, क्या होगा? क्योंकि पूरा साल सब्सिडरी रही है तो कंसोलिडेशन तो पूरी होगी, सिर्फ और सिर्फ एनसीआई के 2 टुकड़े होंगे, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये रिवर्सल ये होगा, क्योंकि ये तो होगा। अच्छा, एसओसीआई में बताएं क्या करूं? ये खत्म हो जाएगी बात। अब ये भी एस ही है, लेकिन 2 टुकड़े क्यों किए? क्योंकि एनसीआई की परसेंटेज फर्क है। यहां पर है परसेंटेज पार्ट, सवाल का पार्ट डी देखें। थर्टी है, हाँ ठीक है, 80 से 70 पे आ गया, ठीक। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? ये वही 600 ही आएगी, क्योंकि एक्विजिशन डेट वही पहले वाली है, ये काम नहीं होगा। और अब ये फासले खत्म हो जाएंगे। ये भी 69 और ये 207, ये सारा एनसीआई है। अब और हमने बेचे हैं सिर्फ कितने शेयर्स? 434 का एक, और 80,000 इंटू 400 ओवर 3200। तो अदर इनकम से ये 36 निकल जाएगा, और अब ये पूरी एसओसीआई कंसोलिडेटेड हो जाएगी। और वो एडजस्टमेंट इन इक्विटी कहां लिखूं? वो इक्विटी के अंदर की चीज है, वो एसओसीआई की चीज नहीं है। बता दें फिगर्स। 520, 360, 160, हाँ, ये अब ये दोनों पूरी 1200। फाइव 2 डबल 49 50,000 158 2 डबल
108200 108200 12650 955. इसको जल्दी से नोट करें, फिर केस 2 बताऊं। अच्छा, केस 2 सारा पेज खुद ही पढ़ के देखें, आ जाएगी समझ। पेज पढ़ लें जरा, आखिरी केस 2 पूरा पेज पढ़ लें। पहले केस 1 पढ़ लें, केस 1 कह रहा हूं, पहला सिनेरियो पढ़ लें ताकि उसमें क्लियर हो जाए अगर कुछ मसले हैं तो। केस 2 का पहले सिर्फ पहला सिनेरियो पढ़ लें ताकि उसमें कोई मसले हैं तो मैं क्लियर कर दूं। ये लिखा हुआ है इधर, नोट कर लेना, पहले पढ़ लो। और बाय डिफॉल्ट यही होगा, यानी IFRS 5 है। ये जो आप केस 2 पढ़ रहे हैं ना, आप बाय डिफॉल्ट यही है। केस 1 तब होता अगर कहते हैं सवाल में कि IFRS 5 इग्नोर करें, तो ऐसे करते जो अभी तक सिखाया। लेकिन अगर ये नहीं कहा कि IFRS 5 इग्नोर करें, तो बाय डिफॉल्ट वही है जो अब बताने लगा। पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे थे? 6 महीने कंसोलिडेट कर रहे थे ना, अब नहीं करनी कंसोलिडेशन, क्योंकि जो सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर हमने बेच दी तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ऊपर सेल्स वगैरह में आना है? नहीं आना। तो उस जिसको बेचा है उसकी कंसोलिडेशन ऊपर नहीं करनी, सिर्फ वर्किंग में करनी है। और उसका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, और नेट प्रॉफिट पूरा या सिर्फ हमारा हिस्सा? नहीं, पूरा। देखें, जो मैंने यहां पर, अब जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ था, 120 इंटू 6/12, तो वो जो 120 इंटू 6/12 था, वो 120 इंटू 6/12 लिखा था या उसका 80% लिखा था? 6/12 लिखा था ना। तो पूरा, बस कर क्या रहे हैं कि अलग अलग प्रेजेंट करने की बजाय अब उसका नेट एक रिजल्ट निकालने लगे, जैसे मैंने भी क्लास के शुरू में बताया था, बल्कि पिछली क्लास के एंड पे बताया था। दोबारा सुने, हमने एक एक लाइन 6-6 महीने कंसोलिडेट किया है सी को, लेकिन अगर IFRS 5 को रखना है सामने तो फिर वो एक एक कंसोलिडेशन नहीं हो रही होगी, अलग से कैलकुलेशन हो जाएगी। बल्कि सेल कॉस्ट ऑफ सेल सारा कैलकुलेट करने की बजाय सिंपली एस का पैट उठा लेंगे और उसको 6/12 कर देंगे। एस का पैट ही उठा लेंगे और उसी को 6/12 कर देंगे। ये करके यानी ये उठा लेंगे, ये फिगर उठा लेंगे और इसी में वो गेन ऑन डिस्पोजल डालेंगे। अब ये ग्रैंड एक फिगर बनेगी, ये होगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मैंने पिछली क्लास के एंड पे बताई थी ये बात। तो हम लोग सेल से लेके पैट तक, पीबीटी नहीं, पैट तक अल्फा और ब्रावो को कंसोलिडेट करेंगे। बस सेल से लेके पैट तक, पीबीटी नहीं कह रहा, पैट तक कह रहा हूं। बस क्या, पैट को हम लिख देंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और वो जो बेच दी इस साल सी, उसका अलहदा से 6 महीने का पैट प्लस वो गेन ऑन डिस्पोजल, लेट से 15,000 आ गया। वो 15,000
पैट के नीचे लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वो यहां आएगा। फिर ये ग्रैंड पैट बनेगा, बनेगा शायद इतना ही। क्यों इतना ही क्यों बनेगा? क्योंकि अब हमने उसको ऊपर ऊपर लाइन बाय लाइन ऐड करने की बजाय नीचे अलग से लिख दिया, तो बनेगा इतना ही, लेकिन वो टूट गया होगा। क्या? हाँ, क्योंकि वो सब्सिडरी का प्रॉफिट तो वही है ना जो हमारे लिए वो सब्सिडरी थी, वो एडजस्टमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा डेप्शन वगैरह। वो मैंने कहा ना, ये वाला। तो प्रॉफिट यही आना है, बस वो जो अलग अलग लाइन आइटम ऐड हुई थी वो सिंपली बस अब एक लाइन आइटम बन जाएगी। वो भी ऐसे ही है, ओसीआई में भी अलग से, ओसीआई फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है कि सवाल करके दिखाऊं? होमवर्क तो है, होमवर्क है इस चीज का। वैसे जुबानी काफी है, ये सवाल करके दिखाऊं? काफी। तो जितने पीछे 3 सिनेरियो, चौथा नहीं 3, उन तीनों में सब्सिडी डिस्पोज ऑफ हो रही है ना, चौथे में तो डिस्पोजल नहीं है, चौथे में तो सब्सिडरी ही है। तो पहले 3 की बात कर रहा हूं। हर लाइन की कंसोलिडेशन की बजाय अलहदा से प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आ जाएगा। इस पे फर्क पड़ेगा? हाँ, कर देता हूं थोड़ा सा बस। पहला सिनेरियो करके दिखाता हूं, वैल्यूज चाहे ना कैलकुलेट करो, सिर्फ अंग्रेजी तो लिख के दिखा दूं। हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर यहां पर जो पैट निकलेगा ना, वो ये नहीं निकलेगा क्योंकि हमने सी को निकाल दिया। जो आंसर निकलेगा हम उसको कहेंगे, यहां तक लाइन ऐसी रहेगी, अब हम कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये जो है ना, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिर एक वर्किंग में ये फिगर प्लस वो जो मैं यहां गेन ऑन डिस्पोजल निकाल रहा था, इनको ऐड करके जो आंसर बनेगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। फिर ये निकलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, इसके नीचे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, वो जो लिखते हैं ना 2 चीजें, उन दोनों को मजीद 2-2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे? हम कहेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई। तो ये जो शेयर होल्डर्स ऑफ पी है, ये 2 टुकड़ों में आ रहा होगा। क्या? फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एनसीआई 2 टुकड़ों में आ रहा होगा। क्या? फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ओके, यह सवाल कर दूं? ओके, एक सवाल इसका है, वो होमवर्क है, लेकिन आप ये पेज पढ़ लें ताकि अगर कुछ कमी बेशी हो तो मैं उनको सही वाली फाइल अपलोड करूं ना। एक बार पढ़ लें इस पेज को, और चौथा सिनेरियो भी पढ़ लीजिएगा। यार वो मैंने कहा था नहीं मिटाऊंगा, मिटा दिया। कर लिया था नोट।
ये जो ये पहला सिनेरियो, ये दो थे ना, उसमें एनसीआई इन दो से मिलके बना था ना। ये कंटिन्यूइंग है, ये डिसकंटिन्यूड है। ये जो 92, वैसे हम लोग एनसीआई के शेयर क्या लिख रहे थे 10,580, अब हम एनसीआई फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 9200 लिखेंगे, एनसीआई फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 1380 लिखेंगे। और ये कैसे बनाएंगे, इसमें से 9200 माइनस करेंगे तो फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा, इसमें से 1380 माइनस करेंगे तो फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। होमवर्क आप करके आइएगा दिसंबर 2012, और इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। दिसंबर 2012, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड। डिस्पोजल खत्म, और अब आपका रह गया है कैश फ्लो और फॉरेन सब्सिडरी। IFRS 3, IFRS 10, ये जो कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स है ना, ये IFRS 10 है मेनली। यूआरपी उड़ाना, ये गेन निकालना, ये IFRS 10 है, और गुडविल और कंट्रोल की डिस्कशन IFRS 3 में। ये जितना कुछ आपको पढ़ाया है ना, ये मेनली IFRS 3 और IFRS 10 है। जो इक्विटी मेथड पढ़ाया था वो IAS 28 है, जो जॉइंट पढ़ाया था मैंने वो IFRS 11 है। आपको मैंने ये होमवर्क वो ग्रुप में भेज दिया। हमारी गैदरिंग्स के हिसाब से मजालिस, इस पे मैंने बात शुरू की है अभी। और जैसे मैंने पहले कहा था पिछली क्लास में कि फरिश्ते घेर लेते हैं, तो अब अपनी गैदरिंग की जो हम करके उठते हैं उसकी वैल्यू देखें। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस से अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे वो किसी मुर्दार गधे के पास से उठे हों, और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के रोज हसरत का बाइस होगी। हसरत का बाइस कैसे होगी? वहां पर जब पता लगेगा कि पल पल जो गुजारा है उसमें हम कितना कितना सवाब समेट सकते थे, और जिन्होंने समेटा है कितनी जरूरत है आज, तो फिर उस वक्त इंसान हसरत ही यही करेगा कि दुनिया में फालतू वक्त क्यों जाया किया था, तो वो हसरत का बाइस होगी। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।